हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे। 3.5 का देखिए 2 नंबर तक सवाल हम लोग जान चुके थे। आज सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या बोल रहा है। पहले सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को, पहले हमारे पास ये 2 रैखिक समीकरण दिया गया, युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। कौन कौन विधि से बोल रहा है? प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करें। तो प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, मतलब आपको सबसे सरल जो है ना कौन सा विधि लगता है, प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि। तो चलिए पहले हम लोग क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से जांच करते हैं, उसके बाद फिर विलोपन विधि कौन सा विधि हम लोग को ज्यादा सरल लगता है तो वही लिख देंगे लास्ट में। और क्या, चलिए सबसे पहले क्या मानेंगे, हल। हल लिख दिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिख दिए, उसके बाद दिया गया है, क्या दिया गया, दिया गया है, देख क्या दिया गया, हमारे पास 2 समीकरण दिया गया। क्या क्या दिया गया, 8x प्लस 5y बराबर में क्या दिया गया, 9। ये कौन सा समीकरण हो गया, फर्स्ट समीकरण। कौन सा, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या दिया गया, 3x प्लस 2y बराबर 4। कौन सा समीकरण दिया गया, दूसरा समीकरण दिया गया। अब देखिए जब हमारे पास 2 समीकरण रहता है, क्या होता है, जब हमारे पास 2 समीकरण रहता है तो उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से अगर उसको हल करना पड़ता है तो दोनों में से किसी एक समीकरण को क्या करते हैं, हम बदलते हैं, मतलब तोड़ते हैं। किसी एक चर का तोड़ करके क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकालते हैं, या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का। कोई एक शब्द, या तो फर्स्ट समीकरण को बदलिए या फिर सेकंड समीकरण को। एक चर का मान निकाल के उसको क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में ले जाकर के बैठा देंगे। तो यहाँ पर चलिए समीकरण फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण एक को कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर देते हैं। किसको, समीकरण एक को हल करने पर। अब देखिए जब समीकरण एक को हल करेंगे तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, 8x उसके बाद प्लस 5y बराबर में क्या है, 9। यही है ना। अब यहाँ पर देखिए किसी एक चर का मान निकाल, या तो x चर का या फिर y चर का। एक चर का मान निकाल करके उसको दूसरे समीकरण में लेंगे। x वाला का हम लोग मान निकालते हैं, 8x बराबर यहाँ पर 9 है ना। उसके बाद 5y किसमें था, प्लस में था उस पर में, इस पर आया तो माइनस में 5 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 8x बराबर में क्या हो गया, x नहीं, यहाँ पर देखिए 8 गुना में था ना x का, तो इस पर आएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में। 9 माइनस 5y बटे कितना हो जाएगा, 8। ये कौन सा समीकरण आ गया हमारे पास, तीसरा समीकरण। कौन सा, तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 का जो है मान वो हम लोग किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण किस में रखा है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये है हमारा। इसके बाद समीकरण 3 में, समीकरण 3 का मान रखते हैं, x का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो x जिस जगह भी है उस जगह क्या बैठेगा, 9 माइनस 5y बटे 8। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3, यही है ना। उसके बाद x की जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे, 9 माइनस 5y बटे क्या बैठाएंगे, 8। और नीचे बराबर में उसके बाद प्लस में क्या है, 2y। यहाँ पर प्लस में क्या है, 2y। और बराबर में क्या है, समीकरण में बराबर 4। नहीं था ना, और कुछ था नहीं, ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे 3 ने 9 से पड़ेगा, 9 कितना हो गया, 9 27 हो गया। उसके बाद देखिए 3 ने जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 15 हुआ, कितना हो गया, 15y। अब यहाँ पर देखिए नीचे में कितना आ जाएगा, बटे में 8 हो गया, बटे में 8। उसके बाद प्लस 2y और बराबर में क्या है, 4, यही ना। अब इसको क्रॉस गुणा कीजिए, मतलब ये भाग में तो इसमें इधर आएगा तो गुणा में। तो 27 माइनस 15y और इधर क्या आ जाएगा, 8 गुना 16, कितना आ जाएगा, 16y और बराबर में 8 चौक 32 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 15y में 16y में 15y घटा देंगे, कितना y बचेगा, एक ही को y बचेगा ना। उसके बाद ये 27 किसमें था, प्लस में था, उस पर जाएगा तो माइनस में। तो 32 माइनस कितना हो जाएगा, 27 हो गया। तो अब y बराबर कितना हो गया, 32 में अगर हम लोग 27 घटाते हैं y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। ये किसका मान निकल गया, y का। अब ये y का जो मान निकला, अब इसको किसमें ले जाकर के बैठा देंगे, समीकरण 3 जो निकाल लेते हैं ना, समीकरण 3 क्या निकाल लेते हैं, x बराबर 9 माइनस 5y। इसमें ले जाकर क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। समीकरण 3 में
y का मान रखने पर। चलिए समीकरण 3 में जब y का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 9 माइनस 5, उसके बाद क्या है y की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 5, तो y का वैल्यू कितना रखना है 5, अब बटे में क्या है यहाँ पर, बटे में 8, तो हो गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा 9, उसका 25, अब बटे में 8, देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, जब 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, कितना बचेगा -16 बटे 8, 8 दूना 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। जब देखिए ये कौन सा विधि से अभी हम लोग हल किए, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको कौन सा विधि से हम लोग हल करेंगे, वज्र गुणन विधि से। कौन सा, वज्र गुणन विधि से। पहले कौन सा विधि से हल किए, प्रतिस्थापन विधि से। अब वज्र गुणन विधि चलते हैं, पहले आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से, अब कौन विधि से इसको हल करेंगे हम लोग, वज्र गुणन विधि से। अरे परमानेंट मार्कर चल गया ये एक चीज। अब देखिए सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, वो क्या हुआ था, परमानेंट मार्कर का इमेज डाला गया था, इसलिए मिटाने में थोड़ा दिक्कत हुई। तो चलिए अब वज्र गुणन विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वज्र गुणन पहले किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यही सवाल को सॉल्व। अब कौन सा विधि से, वज्र गुणन विधि। हाल तो सबसे पहले यहाँ पर लिखाया था, वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या है आप लोगों को पता है क्या, वज्र गुणन विधि। देखिए दो समीकरण हमारे पास क्या दिया गया। अब दो समीकरण जब दिया गया, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप पता है आप लोगों को, किसी को पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए पहले दो समीकरण हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया, 8x + 5y, ये 9 किस में माइनस में, इस पर लाइन प्लस में, इस पर लाइन का माइनस में, 9 = 0। तो एक समीकरण दिया गया। दूसरा समीकरण क्या दिया गया, देखिए फर्स्ट समीकरण, दूसरा समीकरण हमारे पास क्या दिया गया, वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्या दिया गया, 3x + 2y बराबर +4 है ना, इस पर आ गया तो -4 बराबर है 0। ये कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है पता है, a1x। फर्स्ट समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है पता है, a1x। देखिए a1 बस x, a1x यहाँ पर लिख रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, a1x + b1y + c1 = 0, यही होता है ना फर्स्ट समीकरण का व्यापक रूप। उसके बाद दूसरा समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है पता है, सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रहे हैं, a2x + b2y + c2 = 0, ये होता है हमारा दूसरा समीकरण का व्यापक रूप। फर्स्ट समीकरण भी पूछेगा किस रूप में, a1x के रूप में। देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, x कैंसिल हो जाएगा, तो a1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, a1 का मान क्या हो जाएगा, इसके पास कितना 8, तो 8 हो गया। अब b1 देखिए y और y कैंसिल, तो b1 का मान क्या हो गया यहाँ पर, तो b1 का मान कितना हो गया 5, वाह। उसके बाद देखिए c1 कितना -9, तो c1 कितना है -9। अब इसी पर अब देखिए अब क्या करेंगे, a2 चलिए, a2 का मान देखिए क्या आ जाएगा, a2 का क्या है, x तो कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या है 3, a2 का मान कितना आ गया 3। उसके बाद b2 का मान क्या आ गया, y और y तो कैंसिल हो गया, तो b2 बचा, b2 का मान कितना हो गया 2। उसके बाद c2 का मान कितना बचा यहाँ पर -4, यही था ना। अब वज्र गुणन सूत्र को बताएंगे, वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या आता है पता है आप लोगों को, सूत्र ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये अब मिटा दिए, ये आप लोगों को समझाने के लिए था। वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या था, जिसको भी याद नहीं तो याद कर लीजिए, सूत्र विधि में सूत्र पर हम बैठाएंगे। वज्र गुणन सूत्र क्या था पता है, x बराबर क्या था पहले पता है, BC, यहाँ पर देखिएगा BC - 20, पहले याद रखिएगा, उसके बाद बता रहे ये सूत्र ट्रिक से याद करने के लिए। तो y बराबर क्या था पता है, CA - CA हो गया। अब बराबर में 1/AB - AB, ये हो गया सूत्र। ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। अब क्या करना आपको, सिर्फ 12 21 बैठाना है, 12 21 12 21 12 21, ये ट्रिक से सूत्र याद करने का। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, x y b1 c2 - b2 c1, y बराबर c1 a2 - c2 a1, उसका 1/a1 b2 - a2 b1, इस सूत्र पर क्या होगा ये बैठेगा। तो चलिए बैठाइए, x तो यहाँ पर बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर b1 कितना 5, उसके बाद क्या है, यहाँ पर गुना, और उसके बाद c2 कितना, देखिए c2 कितना -4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4। उसके बाद फिर बीच में क्या माइनस, b2 कितना है यहाँ पर, b2 कितना 2, इसका क्या लिखेंगे 2। उसके बाद c1 कितना, देखिए c1 कितना -9, तो कितना रखेंगे इसका -9 हो गया। b2 कितना होगा 2, ठीक है। उसके बराबर फिर क्या y बराबर है, c1 कितना है देखिए,
C1 कितना -9, कितना -9, उसका गुना A2 कितना, A2 कहीं पर दिख रहा है कितना 3, 3 लिख दिए बीच में माइनस। उसके बाद C2 कितना देखिए, C2 कितना -4, तो इसमें क्या लिखेंगे -4, उसके बाद गुना है ना -4, उसके बाद गुना। उसके बाद देखिए A1, तो A1 कितना है यहाँ पर 8, कितना 8, A1 कितना 8, तो A1 की जगह पर 8। अब फिर बराबर में आएंगे। उसके बाद 1 बटे यहाँ पर देखिए A1 कितना 8, तो 8 लिख दिए। उसके बाद फिर गुना। B2 कितना देखिए यहाँ पर, B2 कितना 2, तो इसका 2, उसके बाद B माइनस। A2 कितना बताइए, A2 कितना 3, तो 3 गुना B1 कितना 5, तो इसका क्या लिखेंगे 5। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना बंद। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, x यहाँ पर x निकल गया। उसके बाद 5 गुना -4 करें तो कितना होगा -20। उसके बाद माइनस क्या करेंगे प्लस, 2 गुना 9, 9 गुना 18 हो गया। उसके बराबर में चलिए फिर y देखिए यहाँ पर y है। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे होती है 27, कितना होगा -27। उसके बाद माइनस क्या करेगा प्लस, 8 चौक 32, उसके बराबर में आएंगे 8 गुना 2 16, कितना हो गया 16। उसके बाद 5 दिया 15 हो गया। अब चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बटे 18 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, उसके बराबर y 32 में जब 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और उसके बाद देखिए 1 बटे 16 में 15 घटाएंगे तो 1। अब इसको एक बार इसके साथ में बराबर कीजिए, इसको एक बार इसके साथ में, तो x बटे -2 बराबर 1 बटे 1 तथा y बटे 5 बराबर 1 बटे 1 हो गया ये। अब इसको क्रॉस गुना करिए, x ने 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा x, और 1 ने -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2, x का मान कितना आ गया -2। उसके बाद तथा अब इसको सॉल्व करिए, y ने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया y, और वो 5 ने 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 5। देखिए चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए या फिर वर्ग गुणन विधि से, तो आंसर क्या निकलेगा। इसी सवाल को किया ना दोनों विधि से प्रतिस्थापन विलोपन, दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। आपको सबसे अच्छा विधि कौन सा, उपयुक्त विधि जो लगे आपको, वर्ग गुणन विधि लगे या फिर प्रतिस्थापन विधि, तो वही विधि लिखेंगे। हमको तो सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा विधि, ये तो उसमें तो प्रतिस्थापन विधि में तो सूत्र भी नहीं था, सूत्रता नहीं, तो हमको सबसे ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सा लगा, प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे अतः सबसे ज्यादा उपयुक्त प्रतिस्थापन विधि लगा। आप लोग को जो लगेगा वो लिखेगा, सूत्र विधि या वर्ग गुणन विधि लगता है तो वर्ग गुणन विधि लिखे, प्रतिस्थापन विधि लगा। हमको सबसे बढ़िया कौन सा विधि लगा, सबसे आसान प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि उसमें फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता है। वर्ग गुणन विधि में क्या है, हमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मुझसे नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आया समझ में। आप लोग आज की क्लास के करते हैं यहीं पर समाप्त करें।